टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज कक्षा 9th को संस्कृत में द्वितीय विभक्ति में कारक चालू करा रहे हैं। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक चलता है। सबसे पहले कि द्वितीय विभक्ति में जो कर्म कारक होता है, आज उन शब्दों की बात करेंगे जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ये शब्द आपको कहीं पे भी दिख जाए तो इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आज 5 शब्द ही लिए हैं, और भी शब्द हैं जिनको कल और आपको कराएंगे, थोड़ा थोड़ा करके कराएंगे। जैसे अभीतः और उभयतः। अभीतः और उभयतः इनका मतलब होता है दोनों तरफ। अभीतः और उभयतः इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ। इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है दूसरा परितः और सर्वतः। परितः और सर्वतः इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। यानी दोनों तरफ और चारों तरफ, इन दोनों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद नंबर 3 पे समया और निक्षा। यानी निक्षा और समया का मतलब होता है समीप में, पास में। इन शब्दों के अर्थ में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है अंतरेण और विना। अंतरेण और विना का अर्थ निकलता है संस्कृत में बिना, यानी किसी चीज के बिना कोई कार्य नहीं होना। इसके योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा का मतलब होता है बीच में। अंतरा का मतलब क्या होता है? बीच में। तो आज 5 ऐसे शब्द लिखे हैं जिनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक संज्ञा, कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनके ऊपर आधारित उदाहरण भी लिख रखे हैं 5। अब इन 5 उदाहरणों को हमसे पेपर में कैसे पूछे जाएंगे? मान लो ये 5 उदाहरण आपके पेपर में दिए हुए, तो इनको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, कारक का उत्तर देने का तरीका होता है, कारक में पूछा जाता है, सेंटेंस लिखा हुआ रहता है, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया होगा। क्या किया होगा? अंडरलाइन किया होगा। अब हमारा उत्तर देने का तरीका होता है कि उस अंडरलाइन किए हुए शब्द में हमें विभक्ति बताना होता है कि कौन सा विभक्ति है, और कारण भी प्रस्तुत करना होता है कि यहाँ पे ये विभक्ति किस कारण से आया है। हमें ये एक्सप्लेन भी करना होता है कि ये विभक्ति यहाँ किस कारण से आया है। तो आपको इस बात के बारे में सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला काम होता है हमें उत्तर लिखते समय, पहला हेडिंग होता है विभक्ति। यहां लिखेंगे विभक्ति। उसके बाद दूसरा हेडिंग होता है हमारा लिखना कारण, कारणम, यानी ये विभक्ति किस कारण से यहाँ पे आई है। तो पहले अभी बात की कि अभीतः शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको याद ही रखना है। अभीतः शब्द आया है, अभीतः का मतलब होता है दोनों तरफ। यानी यहाँ पे देखिए, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ उसके आगे अभीतः शब्द आया है, और अभीतः शब्द के योग में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम इस अभीतः शब्द से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ लिख देंगे द्वितीय। ठीक है, अब प्रस्तुत करना होता है, कारण एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे द्वितीय क्यों आया। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अत्र अभीतः शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। अत्र अभीतः शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। यहां पे किस शब्द का प्रयोग है? अभीतः शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहां, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति प्रयोग, प्रयोग भवति, या वर्तते भी लिख सकते हैं, वर्तते। यानी देखो, कारण लिखे, अत्र अभीतः शब्द से प्रयोग वर्तते। यहाँ पे क्या है? अभीतः शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, या भवति लिख देंगे तो हुआ है। दूसरा उदाहरण है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम परितः, ग्रामम यानी गांव के, परितः यानी चारों, क्षेत्राणि सन्ति यानी खेत है।
हिंदी अर्थ है ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामम यानी गांव, परितः यानी चारों तरफ, क्षेत्राणि यानी खेत, सन्ति यानी है, यानी गांव के चारों तरफ खेत है। तो अभी हमने बात किया परितः और सर्वतः शब्द के युग में भी हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और देखिए यहाँ पे परितः शब्द आया है, उससे पहले वाले शब्द में अंडरलाइन किया हुआ है। तो पहले लिखेंगे विभक्ति, पहले क्या लिखेंगे? विभक्ति, और विभक्ति में क्या लिखेंगे? द्वितीय। विभक्ति लिख दिया, विभक्ति में लिख दिया द्वितीय। अब उसके बाद है कारणम। अब हमें कारण देना है, तो यहाँ पे भी वैसे लिख देंगे जैसे एक्सप्लेन किए। लिखेंगे अत्र परितः, परितः शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। यहाँ पे परित शब्द का प्रयोग है। अत्र परितः शब्द से प्रयोग वर्तते, यहाँ पे परित शब्द का प्रयोग हुआ है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र यानी यहाँ, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते। इस कारण से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अत्र परितः शब्द से प्रयोग वर्तते, यहाँ पे परित शब्द का प्रयोग हुआ है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, इस कारण से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। क्योंकि अभितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और परितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तीसरा उदाहरण, विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति। विद्यालय यानी विद्यालय के, निक्षा यानी समीप में, देवालय यानी मंदिर, अस्ति यानी है, यानी विद्यालय के समीप में या नजदीक क्या है? मंदिर है। विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति। विद्यालय यानी विद्यालय, निक्षा यानी समीप में, देवालय यानी मंदिर, अस्ति यानी है, यानी विद्यालय के पास में मंदिर है। अब इसमें देखिए निक्षा शब्द आया हुआ है, यहाँ पे अपने साफ साफ लिखा हुआ है समय और निक्षा शब्द के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले लिखेंगे विभक्ति, तो यहाँ हेडिंग डाल दिए विभक्ति। विभक्ति में हम क्या लिखेंगे? द्वितीय। क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि निक्षा शब्द दिया हुआ है और निक्षा शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब एक्सप्लेन करना है, कारण देना है। कारणम कि यहाँ पे क्यों द्वितीय विभक्ति आया है, पहले तो हम लिख दिए। अब एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि हमने किस आधार पे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लिखा है? उसको एक्सप्लेन करना होगा, कारण बताना होगा। तो लिखेंगे अत्र निक्षा शब्दस्य, अत्र निक्षा शब्दस्य, शब्दस्य प्रयोगः वर्तते, यानी यहाँ पे निक्षा शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, वर्तते, यानी यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर दिए। अत्र निक्षा शब्द से प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे निक्षा शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अब आते हैं चौथे में। चौथा दिया प्रदीप पुस्तकम बिना पठते, यानी प्रतीक पुस्तक के बिना पढ़ रहा है। प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ रहा है, तो बिना शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ अंतरिण और बिना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला हम यहाँ लिखेंगे विभक्ति, सबसे पहला काम है विभक्ति, तो ये हेडिंग डाल दिए विभक्ति। विभक्ति में क्या लिखेंगे? द्वितीय, ठीक है। अब कारण, यानी कारण एक्सप्लेन देंगे, तो क्या लिखेंगे? अत्र विना शब्द से प्रयोग वर्तते, अत्र विना शब्द से, शब्द से प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे बिना शब्द का प्रयोग है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र द्वितीय विभक्ति
द्वितीया विभक्ति प्रयोग वर्तते। यानी यहां पे विना शब्द का प्रयोग हुआ है, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से अत्र द्वितीय विभक्ति प्रयोग वर्तते, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। यानी हमें कारण स्पष्ट रूप से लिखना है। अब एक पांचवा उदाहरण, इसमें विभक्ति, पहला हेडिंग विभक्ति, दूसरा हेडिंग कारण। ठीक है, विभक्ति में देखो, रामम श्यामम च अंतरा देवदत्ता अस्ति, यानी राम और श्याम के बीच में, अंतरा का मतलब क्या होता है, बीच में, देवदत्ता अस्ति यानी देवदत्त है। रामः श्यामम च अंतरा, राम और श्याम के बीच में, अंतरा का मतलब होता है के बीच में, देवदत्ता अस्ति देवदत्त है। तो अंतरा शब्द के युग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विभक्ति क्या लिख देंगे, द्वितीया। क्या लिख दोगे, द्वितीया। अब कारण लिखना है तो वही लिख दोगे, अत्र अंतरा शब्दस्य, अंतरा शब्दस्य प्रयोग वर्तते, अत्र अंतरा शब्दस्य प्रयोग वर्तते, यानी यहाँ पे अंतरा शब्द का प्रयोग हुआ है। इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से, अत्र द्वितीया विभक्ति प्रयोग वर्तते, द्वितीया विभक्ति प्रयोग वर्तते। यानी यहाँ पे अंतरा शब्द का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, और इस अंतरा शब्द के योग के कारण यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आपको ये याद होना चाहिए, अभिता और उभयता, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ। दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ। परिता और सरोता, परिता और सरोता का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। समय और निक्षा यानी समीप में। अंतरेण या बिना, दोनों का अर्थ होता है बिना। अंतरा का मतलब होता है बीच में। आज 5 ही शब्द लिया हूं, केवल बहुत सारे हैं लेकिन आज केवल 5 शब्द लिया हूं, और इन पांचों के ऊपर उदाहरण, उनमें विभक्ति और उनके कारण एक्सप्लेन करके आपको बताया हूं। इनको अपने कॉपी में नोट करना है और समझने का प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।